ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक का नाम है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को समझने से पहले वी डेफिनेटली नो दैट व्हाट आर आर्गुमेंट्स। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन के कॉल में जो हम वेरिएबल सेंड करते हैं उस पैरेंथेसिस के अंदर, जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स लिखते हैं या हम डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। वो हम फंक्शन को पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ फंक्शन जिसका काम दो नंबरों को ऐड करना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फंक्शन कॉल में वो दो नंबर भेजते हैं उस फंक्शन को कि आप इन दो नंबरों को ऐड कर दे। तो उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं। और बाय नेम हमें पता चलता है कि मतलब डिफॉल्ट का क्या मतलब है। हम कहते हैं ना, अगर ऐसा काम ना हुआ तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा करेगा। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप में खुद पहले से डिफाइन करें। अगर यूजर ने फंक्शन कॉल में ये आर्गुमेंट नहीं लिखा तो फिर बाय डिफॉल्ट आप ये आर्गुमेंट कर दें। दैट इज व्हाट अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज, यानी कि यूजर मस्ट राइट an argument, but if you have defined, तो तब देखिए, that means the programmer has to assign a value। अब एक बात याद रखें, खुद ब खुद डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं होंगे। डिफॉल्ट आर्गुमेंट विल ओनली बी प्रोवोक्ड अगर आपने अपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का ऑप्शन डाला है। अगर आपने नहीं डाला, देन इट विल गिव यू एन एरर। इट विल, अगर आपने फंक्शन कॉल में फिर वही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं डाले जो आपने फंक्शन में डिक्लेयर किए हैं, तो फिर आपको एरर मिलेगा। मगर आपने अगर डिक्लेयर किए हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स तो तब ये काम करेंगे। So it is upon the programmer if he wants to include default arguments in his program or not। खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। लेकिन ज्यादा बेस्ट यही होगा कि हम इस पर लैब टास्क देख ले, तो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, now this lab task one says that write a program that has a function named sum for adding numbers। अब हमें पता है कि sum क्या होगा, रिटर्न प्लस बी और वट एवर आर द वेरिएबल्स। लेकिन आप क्या इस्तेमाल करें, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करें। लेट्स सी व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और व्हाट आर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ओके, नाउ लुक एट दिस प्रोग्राम। पहली लाइन में देखें, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगेन, अगर आप फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं लिखते तो फिर आपने ये पूरी जो डेफिनेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसको आपने फिर ऊपर लिखना है, मेन के ऊपर। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन, क्योंकि मैंने कोशिश की नीचे लिखूं ताकि आपको जरा ये जगह रफ ना लगे, तो फिर आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप देना है। तो इस प्रोटोटाइप में ही हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किए हैं। कैसे देखें, इस फंक्शन का नाम है सम, इसका रिटर्न टाइप है इंट। इस फंक्शन के अंदर हमने डाले हैं चार वेरिएबल्स, इंट एक्स, इंट वाई। आप ये नाम ना भी लिखे, अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था कि प्रोटोटाइप में अगर आप इन वेरिएबल्स के नाम ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आप सिर्फ इंट लिख सकते हैं, इंट 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 इंट। तो यहाँ पर ये समेशन क्या करे, ये फंक्शन ये चार वेरिएबल्स मांगता है आपसे, यानी कि आपने अपने फंक्शन कॉल में इसको चार नंबर भेजने हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स और वाई तो हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जेड के साथ हमने क्या लिखा, जीरो। एंड इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि दो तो उसने हर हाल में भेजने हैं नंबर एडिशन के लिए, लेकिन अगर उसने बाकी दो नहीं भेजे तो आप उनको जीरो कर दें। अगर उसने तीन भेजे तो जीरो को हटाकर वो तीसरी वैल्यू डाल दे, और उसने चार भेजे तो फिर इस जीरो को भी हटा दे। डिफॉल्ट आर्गुमेंट तब होगा जब आप इनकी वैल्यूज नहीं डालेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट आउट में देखिए, इसमें हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया है सम, और फिर डायरेक्ट डेटा भेज रहे हैं 10 और 25। अब ये सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, दो नंबर है, तो 10 जाएगा एक्स में और 25 जाएगा वाई में। देखिए यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन देखिए, एक्स में 10 आ जाएगा और वाई में 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू।
तो 10 + 25 और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू तो आपने नहीं भेजी, लेकिन आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर मैंने ना भेजी तो आप क्या करें, जीरो कर दे। तो ये होगा 10 + 25 + 0 + 0। तीसरे दूसरे कॉल में आप तीन वैल्यूज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 30 और 40। जीरो को ओवरराइट कर देगा ये 40, डब्ल्यू की जगह जीरो आ जाएगा। और फिर चौथे में तो फिर सारे नंबर आपने ऐसे ही भेज दिए हैं, तो ये दोनों जीरोस ओवरराइट हो जाएंगे। इसका फायदा ये है कि देखिए, आपका फंक्शन समेशन है, कम से कम दो नंबर तो ऐड करता है। लेकिन अगर आपने ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स नहीं बनाए, आपने ये नहीं यहाँ पे इंक्लूड किए, तो जब आप इसमें ये नंबर्स नहीं देंगे तो ये आपको एरर देगा, बिकॉज यहाँ पर तो आपने इसको चार वेरिएबल से डिक्लेयर किया है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का फायदा सिर्फ ये है कि आप दो को भी एडिशन कर सकते हो, और एडिशन ऐसा फंक्शन है कि जो हमारी मर्जी हो कि कितने नंबरों का हो। अब ये तो नहीं है कि यूजर आपको दो नंबर भेजे फॉर एडिशन और आपका प्रोग्राम उसको कहे कि देयर इज एन एरर। एरर इसलिए है कि हमने तो प्रोग्राम में पांच नंबर डाले हैं एडिशन के लिए, तो आपने कम से कम पांच नंबर भेजने हैं। दैट वुड डेफिनेटली साउंड स्टूपिड। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विल सेव यू हियर। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे तो हमने इनको जीरो इसलिए कर दिया कि इन एडिशन आप अगर जीरो डाल ले तो बाकी वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसके अलावा भी कोई वैल्यू दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जीरो दे। इसी तरह कि अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो तो फिर हम जीरो नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमने ये जीरो दे दिए तो ये हमारा सारा आंसर ही जीरो कर देगा। x × y × z × w, इट विल बिकम जीरो। तो उस वक्त वन करना ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि अगर वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वुड बी द सेम। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए चार वेरिएबल्स हैं, x y z w। आपकी मर्जी है आप कौन से वेरिएबल से डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुरू करते हैं। लेकिन जब आपने एक बार शुरू कर दिए तो फिर आपने एंड तक लेके जाना है। कैसे? ये देखे आपने यहाँ पर z वाले वेरिएबल से डिफॉल्ट आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिए, z = 0। अब इसके बाद वाले को भी आपने हर हाल में देना है, जितने एंड तक जाएगा। जैसे कि अगर आपने लेट से y को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया जीरो, तो फिर आपने z को भी देना है और w को भी देना है। ये इस कंपाइलर का रूल है, C++ का रूल है। ऐसा नहीं है कि आपने z को दे दिया और w को छोड़ दिया, नहीं। आपने z को दे दिया और जब w को छोड़ दिया तो ये एरर देगा। तो जब एक बार आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना स्टार्ट कर दे तो फिर आप एंड तक जाएंगे, राइट साइड के एंड तक, यानी कि पैरेंथेसिस तक के खत्म होने तक जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करिए तो सबको आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना होगा, वरना ये आपको एरर देगा। So let's run this program and definitely you will get three numbers, इसका सम और इसका सम। तो देखिए 35, 90, 115। असल में इसमें हमने डायरेक्ट डाटा सेंड कर दिया, बजाय कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और फिर यूजर से वैल्यू मांगे। वो हमें वैसे भी पता है। तो राइट नाउ आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू पास वेरिएबल्स टू द फंक्शन एज वेल। इसकी समझ आ गई? इसमें कोई मसला तो नहीं है? देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। अच्छा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर लैब टास्क वन। अच्छा, अगेन ये की पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि once we assign a default value to one argument, the others after it should also be assigned डिफॉल्ट, अदरवाइज इट विल गिव एरर। यानी कि अगर यहाँ से आपने जीरो दे दिया तो फिर इसके बाद जितने भी आने वाले हैं उन सबको आपने, यानी कि आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि जीरो हो, लेकिन जो भी आपने डिफॉल्ट देनी है वो फिर आपने जरूर देनी है। अदरवाइज देखिए मैं आपको एक करके भी दिखाती हूँ। लेट्स से ये हमने हटा दिया, अब ये आपको डायरेक्ट एरर देगा। व्हाई? बिकॉज इट सेज दैट एक बार जब आप स्टार्ट हो जाए डिफॉल्ट देना तो फिर आपने जाना है और सबको डिफॉल्ट देना है एंड तक। अगर हम एक्स से स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने इन सबको देना होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये इसका रूल है। एक किस्म का जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं और हम कहते हैं ना कि टू दी प्रिंसिपल, और फिर आपने जगह छोड़नी है, तो फिर आप कहेंगे कि इसका क्या फायदा है, जगह छोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसके नीचे क्यों नहीं लिखते? लेकिन हम कहते हैं ना बस ये रूल है। इसी तरह ये भी इसका एक रूल है कि आपने फिर एंड तक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देने हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैब टास्क 2। ये भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की लैब है,
लेकिन एडिशन के बजाय हम ये मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं। अगेन वेरी इजी। इसमें सिर्फ मैंने आपको प्रोटोटाइप अलग करके बताए हुए। देखिए, इस फंक्शन का नाम है मल्टीप्लाई, रिटर्न टाइप है इंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे हुए, सिर्फ लिखा है इंट 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 इज इक्वल टू वन, इंट इज इक्वल टू वन, यानी कि दो वेरिएबल्स को मैंने डिफॉल्ट कर दिया। आपकी मर्जी, आप सबको भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो अब होगा क्या यहाँ पर जब हम, अच्छा, और इसके रिटर्न टाइप देखिए, इस फंक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या है, इट्स ओनली रिटर्निंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जब मैंने इसको 2 और 3 सेंड किया तो 2 ए में आ गया, 3 बी में आ गया। सीओडी तो मैंने नहीं सेंड किया, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि अगर सीओडी आपको ना मिले तो क्या करे, 1 कर दे। अगर मिले तो ठीक है, लेकिन अगर ना मिले तो 1 कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1 × 1। आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरे कॉल में 2 3 4, तो ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, और इसको 1 के बजाय 4 कर दो। डी फिर नहीं गए तो इसको 1 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 2 3 4 × 1। एंड सिमिलरली 3 × 3 × 2 × 2, क्योंकि ये वैल्यूज यूजर ने भेज दी है, तो अब इनको 1 रहने की जरूरत नहीं है। ये 1 तब रहेंगे जब यूजर वैल्यू नहीं भेजेगा। So let's run it and you got 3 मल्टीप्लिकेट। आपको 3 आंसर्स मिल गए क्योंकि 3 कॉल्स हमने किए हैं। डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ कॉल्स एंड योर जो भी वैल्यूज आप इसमें भेजते हैं। ठीक है। अब ये आपकी अपनी मैथ्स की स्किल्स पर होगा कि ऐसा ना हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन आ जाए और आप उसमें जीरो के बजाय 1 कर दे। ठीक है, तो ये आपने ये काम नहीं करना है। इफ इट इज एडिशन then you have to write 0 because 0 won't affect the answer. But if it is multiplication then you cannot write 0, otherwise आपको पता है आपका सारा आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, और नाम से आपको पता है, आई बिलीव, मेरे ख्याल से सर ने क्लास में भी कराया होगा कि जब आप एक ही फंक्शन को दो, मतलब आप एक ही नाम के 2 3 फंक्शंस बना ले, इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। और सी प्लस प्लस आपको ये चीज देता है। सी प्लस प्लस गिव्स यू दिस फैसिलिटी दैट यू कैन यूज द सेम नेम फॉर मल्टीपल फंक्शंस। लेकिन कानून क्या होगा कि आपने पैरामीटर्स चेंज करने हैं। अब ऐसा ना हो कि आपके पैरामीटर्स भी सेम हो और नाम भी सेम है, तो बस फिर तो वो एक ही फंक्शन होगा। फिर तो सी प्लस प्लस कंफ्यूज हो जाएगा, इट विल से इट इज द सेम फंक्शन। लेकिन लेट्स से आप एक फंक्शन बनाते हैं सम, और उसके पैरामीटर कर दे हैं इंट इंट, दूसरा बनाते हैं सम, उसके पैरामीटर कर दे डबल डबल, तो फिर सी प्लस प्लस फर्क कर सकता है। C++ would see that, oh, it is actually the same name, but it's actually used for different functions. So, इस phenomena को हम कहते हैं function overloading. We can give the same name to more than one function with different parameters. Parameters different होने चाहिए, वो same हो गए तो बस फिर वो error है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग पे, और ये भी एडिशन पे करते हैं। इसमें हम वही करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे सम का, उसके पैरामीटर्स जो होंगे वो इंटीजर टाइप होंगे, और जो दूसरा बनाएंगे उसके पैरामीटर फ्लोट टाइप होंगे। ओके, सो लेट्स सी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद देखें, हमारा फंक्शन, पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप है इंट सम्स। ये फंक्शन का नाम है सम्स। इसमें दो वेरिएबल है इंट इंट, यानी कि इसको दो आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दूसरा फंक्शन प्रोटोटाइप है डबल। इसका नाम भी सम्स है, लेकिन इसके रिटर्न टाइप क्या है, डबल, और इसके अंदर भी दो वेरिएबल, आप इसके अंदर 3 4 वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं। डबल डबल, अब मैंने आपसे देखो कहा फ्लोट, लेकिन मैंने इस्तेमाल क्या किया, डबल। उसकी वजह ये है कि ये सी प्लस प्लस की कमजोरी है। आप अगर अभी इसमें फ्लोट डाल दें तो ये आपको एरर देगा। ये मैंने खुद ट्राई किया और मैंने इस पे सर्च भी किया है कि इट विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग में फ्लोट का नाम लिखें। तो जब भी फंक्शन ओवरलोडिंग का टास्क होगा आप इसमें डबल यूज करेंगे। डबल भी फ्लोट ही की टाइप है, लेकिन ज्यादा प्रिसिशन है इसमें, तो आप डबल यूज किया करें, बात एक ही है। अब देखिए हमारे पास मेन की बजाय आप नीचे फंक्शन की डेफिनेशन पे जाए। पहला फंक्शन सम्स क्या कर रहा है, रिटर्न ए प्लस बी। दूसरा भी यही काम कर रहा है, रिटर्न ए प्लस बी। लेकिन एक में हमारा टाइप होगा इंटीजर और दूसरे में हमारा टाइप होगा डबल। पहले
ओके, आई थिंक बीच में मेरी वो कट गई थी। दिस इज द प्रॉब्लम विद पीटीसीएल। ओके, आवाज तो आ रही है ना सबको? ओके, आवाज आ रही है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, तो ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज नथिंग बट आप एक ही फंक्शन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर different functions. You are using the same name for many functions, but by rule, the parameter list should be changed. Otherwise, it will be a confusion for the compiler. अच्छा, चलिए ये तो हो गया। Let's go to our another topic. This which is function template. Now, this is a very important and a very useful topic. हमने ऊपर वाले में देखा कि हमारे पास sums नाम का फंक्शन था, काम वो एक ही कर रहा था। क्या कर रहा था? इट वाज गिविंग अस बैक द एडिशन, मगर एक में वो इंटीजर टाइप कर रहा था और दूसरे में वो फ्लोट टाइप कर रहा था। अब काम तो वो एक ही कर रहा था, लेकिन हमें उसको दो बार लिखना पड़ा। एक बार हमें उसको इंटीजर टाइप के लिए लिखना पड़ा और दूसरी बार हमें उसको फ्लोट टाइप के लिए लिखना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही फंक्शन लिखें और वो हर डेटा पे काम करता हो? यस, वी कैन राइट अ फंक्शन लाइक दैट बाय व्हाट टेक्निक? फंक्शन टेम्पलेट। So again, यहाँ पे mention भी है कि writing many functions for different data types that perform the same thing is lengthy. It can be done easily with function templates. So what do we do? A generic function is written that could be used for different data types. यानी कि आप एक ही function लिखे और एक general function लिखे, तो C++ खुद ही हर data type उसमें डाल देगा। हमारा function हर data type पे काम करेगा। So let's see how. अच्छा, एक बात और, इसके लिए आपको फंक्शन टेम्पलेट के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स एक्स्ट्रा यूज करने होंगे। सबसे पहला जो कीवर्ड होगा वो होगा टेम्पलेट, TEMPLATE। उसके बाद है ये लेस देन का निशान, क्लास। क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड। कुछ जगहों पर क्लास के बजाय टाइप नेम लिखा हुआ है, इट्स द सेम थिंग, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और फिर टी, ये जो टी है ये आपका अपना नाम है, आप इसको ABCD और एनीथिंग यू कैन राइट इट। टेम्पलेट इज ए कीवर्ड, सो इज क्लास। अच्छा, अब एक और पॉइंट याद रखिए कि जब आप फंक्शन टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपको प्रोटोटाइप आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। C++ won't allow a prototype in function template। तो फंक्शन टेम्पलेट में आपने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और जब आप प्रोटोटाइप नहीं लिख सकते तो फिर आप ये याद रखिए कि आपने डेफिनेशन मेन से ऊपर लिखनी है, क्योंकि मेन के बाद लिख दिया तो बस फिर तो आपने मेन में जब फंक्शन को कॉल किया है तो उसको पता नहीं चलेगा कि नीचे भी एक फंक्शन पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जाता है। तो जब आप प्रोटोटाइप लिखते हैं तो उसको फिर पता चलता है कि अच्छा एक फंक्शन मेरे प्रोग्राम में है, नीचे पड़ा हुआ है। ये इसमें प्रोटोटाइप की सहूलत नहीं है, तो आपने फंक्शन को मेन से ऊपर ही लिखना है, पूरी फंक्शन की बॉडी को। दिस इज अ ड्रॉबैक इन टेम्पलेट, बट इट्स सच अ गुड थिंग दैट आप इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगेन, अब हम एक दूसरे लैब टास्क करते हैं जिसमें हम फंक्शन टेम्पलेट यूज करेंगे एडिशन के लिए, लेकिन वो हर किस्म के डाटा टाइप की एडिशन कर सकता होगा। तो लेट्स सी हाउ। सिर्फ इंटीजर की नहीं बल्कि फ्लोट की भी कर सकता है, तो हमें दो बार नहीं लिखना होगा। लेकिन याद रखिए, फंक्शन अगेन फंक्शन टेम्पलेट में आप फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो मेन के ऊपर करेंगे। अब आते हैं यूजिंग नेम स्पेस std के बाद हम देखते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट कैसे लिखते हैं। याद रखिए, फंक्शन टेम्पलेट से पहले आपने लिखना है व्हाट, टेम्पलेट, फिर लेस देन का निशान, क्लास, और टी, टी के बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये लफ्ज लिख दिया ये पहला लाइन, तो क्लास टी का मतलब है टी जो है ये आपका एक जेनेरिक डाटा टाइप हो गया। ये इंट भी है, ये डबल भी है, ये करेक्टर भी है, जितने भी है ये टी हो गया। ये आपका अपना स्पेसिफिक डाटा टाइप है जो कि आपने असल में इस कंपाइलर में अपने लिए डिजाइन किया। तो चूंकि डाटा टाइप जो भी होता है, अब हम यहाँ पर अब अपने फंक्शन के बाद आते हैं। लेकिन हम फंक्शन कैसे लिखेंगे? बजाय कि यहाँ पे हम लिखे इंट डबल, नो, वी विल राइट टी, टी इज आवर डाटा टाइप, एंड देन वी विल राइट आवर फंक्शन नेम विच इज एडिशन। आपकी मर्जी, अब जो भी नाम दे। और इसके बॉडी में क्या होगा, जिस तरह हम लिखते हैं ना इंट एक्स इंट वाई,
करेक्टर ए करेक्टर बी डबल ए डबल बी, यहाँ पे हम लिखेंगे टी एक्स टी वाई, आप टी ए टी बी कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके असल में ये दो एक्स और वाई जो है ये आपके वेरिएबल्स के नेम हो गए, और इनका डेटा टाइप हो गया टी। तो टी कैन बी करेक्टर, टी कैन बी इंट, टी कैन बी डबल और एनीथिंग। और रिटर्न क्या करें, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये एडिशन का फंक्शन है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैंने इसमें फिर वही पुराना वाला काम किया है। आई हैव डिक्लेयर टू वेरिएबल्स इन मेन इंट ए बी, और यूजर से उनकी वैल्यू मांगी है इंटीजर टाइप, और फिर उनको भेजा है फंक्शन कॉल के थ्रू। ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं एडिशन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और क्या भेज रहे हैं हम, ए बी। अब जब हमने ए बी भेजा तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये अपने अंदर बनाता है एक प्रोग्राम, लिखता है इंट एडिशन इंट एक्स इंट वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। जब आप इसको डबल टाइप डेटा भेजते हैं तो ये लिखता है डबल एडिशन डबल एक्स डबल वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब आप इसको करेक्टर भेजते तो लिखते हैं करेक्टर एडिशन करेक्टर एक्स करेक्टर वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई, यानी कि जो काम आपने करना था वो काम ये कर रहा है। 5-6 फंक्शंस लिखने के बजाय वो अपने अंदर ही फंक्शंस खुद लिख रहा है, आपके लिए उसने ये आसानी की है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर ये खुद ही टी से जितने भी वेरिएबल डेटा टाइप्स बनते हैं उनको बनाकर प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसी तरह दूसरे में हमने दो डबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और यूजर से वैल्यू मांगी, और फिर हमने फंक्शन के कॉल में डबल वेरिएबल्स भेजे। अच्छा, आखिर में मैं ये आपको दिखाती हूँ, अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते यानी कि यूजर वाला, और जिस तरह हमने पिछले लैब में किया था कि डायरेक्ट हम वैल्यूज भेजते हैं, लेकिन चूंकि ये फंक्शन टेम्पलेट है तो इसमें आप कैसे भेजेंगे, ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा एडिशन। वैसे तो हम डायरेक्टली पैरेंथेसिस में वैल्यूज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लेस देन और यहाँ पे ये ग्रेटर देन के निशान के बीच में इंट लिखा। इसी तरह जब हम डबल वैल्यू भेजेंगे तो हम पहले डबल लिखेंगे, ये इसका एक रूल है इन फंक्शन टेम्पलेट, ताकि आप इसको पहले से बता दें कि the data I'm sending is actually of type int, and in another part it is actually type double. Enter two numbers to add 2 3, enter two float numbers 4.5 4.5, या तो 4.59 हो गया, और 8 और 6.1 जो है ये हमारी नीचे वाले डायरेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है ना, 8 एंड 9 ये नीचे, 8 एंड 6.1 हमारे नीचे वाले डायरेक्ट आंसर्स है, इंट एंड डबल। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, हमने एक ही फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पर, लेकिन उसने दो टाइप ऑफ डाटा को हैंडल किया, एक फ्लोट टाइप और एक एडिशन टाइप इंटीजर टाइप। क्यों, क्योंकि हमने टेम्पलेट डिफाइन किया। सो आपने देखा टेम्पलेट इज सच अ गुड टूल which will make your work easier। वजह ये कि आप इसको बनाए, उसने खुद ही आपके लिए ये काम आसान कर दिया। दैट्स हाउ टेम्पलेट वर्क्स। इसकी समझ आ गई? अच्छा, ओके, somebody has asked something previous क्लास में एंड में रिटर्न क्यू। अच्छा, रिटर्न जीरो आप लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि अच्छा क्या लिखते थे, लेकिन आप यहाँ सी आउट की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्या सी आउट और रिटर्न एक जैसा काम करते हैं? नहीं 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 नहीं। देखिए, let me show। अच्छा, मेरी आवाज इस वक्त ठीक आ रही है आप लोग को? हाँ चलिए ठीक है, Yes, ma'am. असल में ये पीटीसीएल का मसला है। डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद पीटीसीएल। अच्छा, देखिए, यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई, ये सी आउट नहीं है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। ये तो एक फंक्शन है, ये तो तब काम करेगा जब आप उसको कॉल करेंगे। इस फंक्शन में हमने कहा है कि वापस भेजो एक्स प्लस वाई। जब तुम्हें एक्स और वाई मिले तो आप इन दोनों को ऐड करके वापस भेजो। हमने इस फंक्शन को ये कहा हुआ। तो जब हम इसको देखें इस कॉल में, फंक्शन कॉल में देखें एडिशन, और फिर ये फंक्शन का नाम है एडिशन, और हमने क्या भेजा, ए और बी। ए और बी में जो वैल्यू यूजर ने डाली थी, तो इसको ए और बी आया कहाँ पे, ये लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। ए आ गया एक्स में और बी आ गया वाई में, और ये फंक्शन क्या करे, रिटर्न करो ए प्लस बी को, तो रिटर्न आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको सी आउट कर दिया, तो रिटर्न इधर आएगा, यहाँ पे इसी जगह पे आएगा, तो डिस्प्ले हो जाएगा। इस सेकेंडों की बात है, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फिर इसको एक वेरिएबल को असाइन कर दे, और फिर वो वेरिएबल इसमें स्टोर करेगा। फंक्शन कॉल पे रिटर्न करो, यानी कि जब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए जो कि ए और बी में है, तो आप इनका एडिशन रिटर्न करो। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग।
सी आउट तो डिस्प्ले है, रिटर्न का मतलब है वापस भेजो। तो रिटर्न भेज रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम इसको सी आउट कर रहे हैं। अगर आप इसको सी आउट ना करें तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, लेकिन आपने फिर उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, और फिर उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, पी। एडिशन। ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन कॉल तो होगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा वो वैल्यू। तो लेट से जो वो रिटर्न करेगा ना एक्स प्लस वाई फंक्शन कॉल के बाद, उसको आप सी में डाल दो। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखने के बजाय अगर हम सी लिख दें तो ठीक है, क्योंकि जो उसने भेजा उसको इधर सी में स्टोर कर दो और फिर आप सी डिस्प्ले कर दें। उसके बजाय इसको डायरेक्ट सी आउट करना ज्यादा आसान था। अच्छा, सॉरी, इट इज गिविंग अस सम एरर। ए और बी। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, ये हम ऐसे करेंगे। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहे हैं कि असल में हमने डबल को यही नाम दिया हुआ है। सारे नाम चेंज करने पड़ेंगे। डबल की, ठीक है। अब ठीक होगा। ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो अब वैसे ही हो गया। लेट्स से टू थ्री, सम इज 5 इंटू टू फ्लोट टाइप 4.5 3.2, ठीक है। और एंड में ये दो डायरेक्ट कमांड्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे, लेकिन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, तो डायरेक्ट आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। ओके, नाउ हाँ, लेट्स गो टू अवर लास्ट वेरी स्मॉल टॉपिक, यूनरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने ग्लोबल वेरिएबल्स देखे थे। तो यूनरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये दो डॉट्स डबल जब आप एक साथ लिखते हैं तो इसको कहते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है कि जब आपके पास एक प्रोग्राम हो और उसमें आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हो और उसका और लोकल वेरिएबल का एक ही नाम हो। अब ये कोई किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करे कोई करे, तो फिर जब आप उस ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करेंगे या उस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर वुड बी कंफ्यूज। आप असल में ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं या लोकल की बात कर रहे हैं, दोनों का नाम तो सेम है। तो फिर आप उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने से पहले ये डबल डॉट्स लगाएंगे। तो फिर कंपाइलर को पता चलेगा कि असल में आप ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का एक ही नाम होगा। तो चलिए, इस पर भी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया, लेट्स सी इट। ठीक है, अब हमने मेन से ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है एक्स, टाइप इंटीजर, और वैल्यू है 30। और फिर हमने मेन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम एक्स है। तो एक्स तो दोनों का नाम हुआ और उसको हमने 60 दी। अब जब हम एक्स यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, यानी कि सी आउट करेंगे, तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा, इट विल से विच वन एक्स। तो जब आप ग्लोबल को कॉल करेंगे तो आप उससे पहले ये दो डबल डॉट्स लगाएंगे, डबल डबल डॉट्स। ये होगा निशान। इसको कहते हैं यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि हम ग्लोबल वेरिएबल को आवाज देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब लोकल को आवाज देंगे तो डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे एक्स। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात याद रखिए, देखिए द वैल्यू ऑफ ग्लोबल इज 30 और 60। 30 पहले था और 60 बाद में। ये सिर्फ, ये नहीं कि आम टाइम पे, ये सिर्फ तब यूज करेंगे जब दोनों का नेम सेम होगा, ग्लोबल का और लोकल का नेम सेम होगा। तो तब हम ये यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसा ना हो कि आप वैसे भी यूज करें। नो, इट वुड बी स्टूपिड इफ यू यूज इट विदाउट, if the name is not the same. Return zero was needed in previous version. Now it's optional. देखें, बिल्कुल C प्लस प्लस विद द पैसेज ऑफ टाइम इज डेवलपिंग। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि चूंकि प्रोग्राम्स पहले से बने होते तो वो एक चीज ऑप्शन कर देता है, मतलब उसको एरर में नहीं डालता। लेकिन अगर आप वो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो फिर इस्तेमाल नहीं करते किस चीज की वैल्यू।
नहीं नहीं, वैल्यूज तो जाहिर बात है दोनों की डिफरेंट भी हो सेम भी हो, लेकिन अगर नाम डिफरेंट हो, वैल्यू नहीं नाम। नहीं कि अगर ग्लोबल वेरिएबल का नाम वाई हो और आपके लोकल का जेड हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो कंपाइलर को पता है कि आप उसकी बात करें। लेकिन अगर नाम सेम हो, वैल्यूज चाहे जो भी हो, अगर उन दोनों के नाम सेम हो तो फिर कंपाइलर उसमें कंफ्यूज होगा। तो दैट्स वाई तब फिर हम यूनरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करेंगे।